हेलो दोस्तों, मैं अजय शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने बात किया था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। आज अपन तीसरे लेक्चर पे दो महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे। एक नियम है आपका उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है और दूसरा होता है अवसर लागत क्या होती है। आज अपन थोड़ा पिछले लेक्चर के विषय में बात करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में आपको बताया था क्या उत्पादन किया जाए, वो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, वह उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, वो वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, केंद्रीय समस्या को निपटान करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए दो पैमाने लिए गए हैं। एक पैमाना है आपका उत्पादन संभावना वक्र और दूसरा पैमाना है आपका अवसर लागत। आज अपन बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर के विषय में। ये होता क्या है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। देखिए, पीछे परिभाषा लिखी हुई है। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं व सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उत्पादन संभावना वक्र की, इसको पहले अपन समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या है संसाधनों की, क्योंकि संसाधन कम मात्रा में है। कम मात्रा में संसाधन होने के कारण उन संसाधनों का हमें किस प्रकार से पूर्ण उपयोग करना है, इसके लिए हमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संसाधन सीमित है। असीमित संसाधनों से अपन को क्या करना है, उनका कुशलतम उपयोग करना है ताकि अर्थव्यवस्था का संचालन अपन सही तरीके से कर सके। अब देखिए, जो समस्या उत्पन्न हुई, इस समस्या को निपटाने के लिए अपन एक तथ्य पढ़ेंगे, उत्पादन संभावना वक्र, वो किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। देखिए, वक्र जब कहीं बात होती है उत्पादन संभावना, मैंने बताया कि जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। और वस्तुओं के उत्पादन में क्या होता है, हम इस प्रकार से उत्पादन करते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो सभी के लिए क्या हो, उपयोगी हो। ये नहीं कि अपन ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन करें कि केवल जो व्यक्ति रईस है वही लोग उपयोग कर सके, मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोग उसको उपयोग ना कर सके। अर्थव्यवस्था में हमको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करें ताकि सभी के लिए क्या हो, समान रूप से हो सके। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा जो संसाधन सीमित है, सीमित संसाधनों का अपन किस प्रकार से कुशलतम उपयोग करें, वह किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करें, इसके विषय में हमको पढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोगों के घर में ही होता है, क्योंकि आय क्या होती है, सीमित होती है। असीमित आय के द्वारा ही आप उस प्रकार से उस आय को खर्च करते हैं कि आपकी जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार यह समस्या एक अर्थव्यवस्था में भी क्या है, बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में भी क्या है, सीमित संसाधन है। असीमित संसाधनों के द्वारा हम किस प्रकार से उसका उपयोग करें कि कुशलतम उसका उपयोग किया जा सके। तो देखिए, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो वस्तुओं व सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। पहले अपन साधन समझते हैं क्या होता है, कौन कौन से साधन अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। मेन रूप से 4 साधन बताए गए हैं जिनसे क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था संचालित होती है। भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि भूमि के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा संसाधन हो गया पूंजी। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, पूंजी नहीं होगा, तब तक आप किसी व्यापार को या किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। इसके बाद लेबर, श्रम, जब तक श्रम नहीं होगा, उसमें काम करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। भूमि, श्रम, पूंजी और वह व्यक्ति भी आवश्यक होता है, एंटरप्रेन्योर या मालिक, जो
क्या होता है, पैसा लगाता है। तो 4 मेन संसाधन होते हैं, इन चारों संसाधनों के द्वारा ही क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इन्हीं चारों संसाधन के माध्यम से बाद में उत्पादन, विनिमय, वितरण की प्रक्रिया क्या होती है, चलती है, और राजस्व की प्रक्रिया चलती है। अब देखिए, तो मैंने बताया आपको 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है ना, भूमि, पूंजी, श्रम व एंटरप्रेन्योर जो क्या करता है, व्यापारी होता, पैसा इन्वेस्ट करता है, तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। तो वक्र है अगर, तो अपन अर्थव्यवस्था में यह मान के चलते हैं कि केवल कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का कर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो केवल उसमें 2 एक्सिस होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और दूसरा होता है आपका वाई। इसमें केवल 2 वस्तुओं का ही अपन क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं का अपन इसमें एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में आज अपन इन्हीं 2 वस्तुओं के द्वारा आपको समझाएंगे कि अगर इन वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा तो क्या होगा, और इनका अगर कम होगा तो किस प्रकार से परेशानी आएगी। लेकिन उत्पादन संभावना वक्र को समझने से पहले, कर को समझने से पहले हमें कुछ मान्यताएं मानना पड़ेगा। मान्यताओं का मतलब होता है नियम या एजम्पशन। अगर ऐसा नहीं मानेंगे हम तो क्या हो सकता है, अपन उसको सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे। जैसे आपके घरों में ही होता है, ठीक है, घरों में क्या होता है, जो भी पैसा है उस पैसे का किस प्रकार से खर्च करना है उसकी भी क्या है, कुछ नियम है, कानून। ऐसा नहीं कि जो पैसा है उसको खर्च करते रहो कहीं, उसमें क्या है, मान्यताएं हैं। इसी प्रकार से जब हमें किसी भी टॉपिक को समझना होता है या किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ मान्यताएं लेना पड़ता है। जैसे आप अगर लेखांकन पढ़ते, अकाउंट पढ़ते हैं, वहाँ भी ऐसा ही है, वहाँ भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर ही अपन क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में भी क्या होता है, बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं जिनको हमें मानना पड़ता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, सूत्र या फार्मूला लगाते हैं। वो कौन कौन सी मेन मान्यताएं होती हैं, पहले अपन उसको समझते हैं। सबसे पहला इसकी जो मान्यता है, उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा। जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन मैंने आपको क्या क्या बताया, भूमि, श्रम, पूंजी और फर्म का एंटरप्रेन्योर, मालिक जो पैसा लगाता है। उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा, मैंने बताया उत्पादन के साधन क्या है, सीमित है। जैसे भूमि, जनसंख्या तो प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन भूमि का लगातार बढ़ोतरी हो रही है क्या, नहीं हो रही। भूमि जितनी पहले थी उतनी भूमि अभी भी है, मतलब भूमि में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। रटने की आवश्यकता नहीं, केवल आप समझ सकते हैं क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। भूमि जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही, प्रतिदिन बढ़ रही है। तो भूमि क्या है, स्थिर संसाधन। भूमि का अपन बढ़ोतरी अपने से नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृति प्रदत्त चीज है, ठीक है ना। तो भूमि क्या है, स्थिर है। और उसी भूमि का हम किस प्रकार से उपयोग करें कि हम क्या हो जाए, अधिकतम उपभोग कर सके। तो पहला जो मान्यता है, अपन ये मान के चलेंगे उत्पादन के साधनों की स्थिर एवं सीमित मात्रा। मात्रा क्या है, स्थिर है और सीमित है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। दूसरा है उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, चाहे भूमि हो, चाहे पूंजी हो, पैसा हो या फिर श्रम हो, उस संसाधन का हम किस प्रकार से कुशलतम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके अगर घर का एग्जाम्पल लिया जाए, अगर किसी घर में 10,000 रुपये आता है तो 10,000 रुपये को वह इस प्रकार से उपयोग करता है कि उसकी सभी ज़रूरतों की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। उसके अनुसार जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पहले पूरा करता है, उसके बाद क्या होता है, अन्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा मूल पॉइंट है आपका उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्थिर तकनीक। स्थिर तकनीक का मतलब है कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब क्या होता है, तकनीक में परिवर्तन होता है, तकनीकी में परिवर्तन की वजह से क्या हो जाता है, उत्पादन या तो घट जाता है, उत्पादन या तो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में अपन ये मान के चलें तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
अपन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तकनीक क्या होती है। देखिए, पहले जो आपके पास प्रिंटर आते थे, बहुत बड़े बड़े प्रिंटर होते थे और उसमें बहुत समय लगता था फोटोकॉपी करने में। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ अच्छे प्रिंटर आए, अब बहुत जल्द क्या हो जाती है, फोटोकॉपी हो जाती है। आजकल तो छोटे छोटे प्रिंटर भी आने लगे हैं, ठीक है ना। टाइपराइटर की बात करें, पहले अपन टाइपराइटर मशीन आती, उसी में टाइप करते रहते थे, बहुत समय लगता था, उतनी क्लियरिटी भी नहीं आती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर आ गया, प्रिंटर आ गया, तो अपन टाइपिंग जल्दी कर सकते हैं, वह जो भी गलतियाँ उसको सुधार सकते हैं, वो साफ साफ भी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर तकनीक में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाता है, हमारी वस्तुओं की क्वालिटी में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि हमारी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, स्थिर तकनीक है, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद दो वस्तुएं, अपन इसमें केवल दो वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, इसके अलावा अधिक वस्तुएं एक साथ नहीं ली जा सकती, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, कर वक्र, और वक्र में केवल दो वस्तुएं क्या होती है, एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होता है, आपका क्या होता है, दूसरा एक्स एक्सिस होता है। इन्हीं के माध्यम से अपन क्या होते हैं, समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, मैं हट गया हूं, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से ये काम करता है। ले लिया आप लोगों ने, चलिए अब देखते हैं अपन ये किस प्रकार से काम करता है। इसको मैं रब कर देता हूं, इसकी मान्यताओं को, और एक टेबल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए कोई फर्म है, वो फर्म उत्पादन कर रही है, उत्पादन दो वस्तुओं को अपन लेके चल रहे हैं। एक हो गया गेहूं, गेहूं का जो उत्पादन किया जा रहा है वो 1,00,000 टन में। इसके बाद दूसरा अपन लेके चलते हैं मशीन, मशीन का जो उत्पादन हो रहा है आपका 1000 की इकाई में। आपको मैंने कल ही बताया था कि जो गेहूं होता है, पिछले लेक्चर में, क्या होता है, ये अति आवश्यक महत्वपूर्ण वस्तु है, इसके बिना व्यक्तियों का जीवन यापन नहीं हो सकता। इसी प्रकार मशीन है, मशीन के बिना भी क्या हो सकते, बहुत सारे काम रुक जाते, इसका भी उत्पादन क्या करना आवश्यक है। अब अपन समझते हैं क्या उन कौन सी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। ए विकल्प अपन लेते हैं, तो अगर ए विकल्प लेते हैं और अपन गेहूं का एक भी उत्पादन नहीं करते, गेहूं का उत्पादन एक भी नहीं करते, जीरो उत्पादन करते हैं, तो क्या होगा, मशीनों का उत्पादन अपन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। मान लीजिए 50 मशीनों क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। मैंने आपको बताया, आपको ये मान के चलना है उत्पादन के साधन क्या है, स्थिर है, उसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब उत्पादन के साधन अगर स्थिर है, अपन ने गेहूं का उत्पादन एक भी नहीं किया और मशीनों का उत्पादन किया 50 यूनिट्स का, 50,000 मशीनें अपन ने उत्पादित की, तो क्या मशीन बस से पूरी अर्थव्यवस्था संचालित हो जाएगी? अगर गेहूं का उत्पादन नहीं होगा तो क्या अर्थव्यवस्था चलेगी? व्यक्तियों को खाने के लिए क्या होगा? इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। अपन दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, बी। दूसरे विकल्प में अपन लेते हैं, मान लीजिए अपन ने गेहूं का 1,00,000 टन उत्पादन किया, 1,00,000 टन उत्पादन किया, तो आप ये सोचिए जब मशीन अपन गेहूं का उत्पादन शुरू करेंगे तो मशीन का उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में 10,000 रुपये है, अब 10,000 रुपये में आप केवल एक मशीन खरीद रहे हैं, तो आपके पास कितना रुपये बचा? जीरो। इनकम तो 10,000 रुपये ही है। यदि आप अब गेहूं खरीदते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए 2,000 का गेहूं खरीदा आपने, तो आपके पास आय कितनी बची? 8,000 रुपये। अब आप 8,000 रुपये में मशीन खरीदोगे, मतलब क्या है, यदि आप
अपनी आय का बंटवारा कर देंगे तो आय आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर साधन स्थिर है, स्थिर साधन में क्या होगा, यदि अपन गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो मशीन का उत्पादन क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है घट जाएगा। इसको अपन मान लेते हैं 45 हो। आप कोई भी आंकड़े ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा लिखा है तो 50 45 ही आपको लेना, आप 40 भी ले सकते हैं। ये मान्यता है, अपने को दिमाग में ऐसा मानना है। पर ये नहीं संभव है कि यहाँ आपने 0 लिया है 50 यूनिट का उत्पादन, अब यहाँ आपने गेहूं का 1 लाख टन उत्पादन किया, यहाँ 60,000 मशीन का उत्पादन होगा। कैसे संभव है, आप ही सोचिए, ऐसा संभव नहीं है। आपके पास 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में आप 10,000 की मशीन खरीद ले तो गेहूं तो नहीं खरीद सकते ना। आय तो आपकी सीमित है, अब सीमित आय से ही क्या करना है, आपको पूर्ति करना है। तो जब आपकी क्या होगा, आपने गेहूं खरीदा 2,000 रुपये का, तो क्या होगा, मशीन आपको कम रुपए की खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन तीसरी कंडीशन लेके चलते हैं, सी कंडीशन पे। सी कंडीशन में मान लीजिए गेहूं का उत्पादन अपने 2 लाख टन किया, तो मशीन का उत्पादन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो लैंड लेबर कैपिटल अपन ने इस पे लगाया होगा, अब इस लैंड लेबर और कैपिटल को अपन ने कृषि के लिए भेज दिया, खेती करने के लिए भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ उत्पादन कम हो जाएगा ना। उत्पादन क्या है, साधन तो वही है, सीमित है, उन्हीं सीमित साधनों से क्या करनी है, अपने को पूर्ति करनी है। अब जो सीमित साधन है, जब इसमें अपन इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। सपोज करिए मशीन बनाने में 20 लोग लगे थे, जब 20 लोग मशीन बनाने में काम करते थे तो कितनी मशीनों का उत्पादन होता, 50,000 मशीनों का उत्पादन, 50 मशीनों का उत्पादन होता था। अब जब अपन ने इनको कम किया और 5 लोगों को यहाँ भेज दिया या 1 लोग को यहाँ भेज दिया, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, मशीन में क्या होगा, कमी आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति अब कहाँ काम करने लगा, कृषि में काम करने लगा। इसी के प्रकार यदि अपन कुछ और व्यक्तियों को हटाकर, संसाधन को हटाकर कहाँ करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गेहूं के लिए, कि जाओ अपन गेहूं का काम करो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ और उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए कितना होगा, 35। भाई सीधी सी बात है, आप ये मान के चलिए जो व्यक्ति मशीन का उत्पादन करता होगा, जब अपन ने गेहूं का काम चालू किया खरीदने का, तो क्या होगा, अपन ने उसी व्यक्ति को यहाँ भेजा होगा जो बहुत कुशल होगा। तो कुशल व्यक्ति था, इसमें उसका कम मन लगता रहा होगा। जब वो यहाँ काम करने लगा, उसका सही तरीके से काम होने लगा, तो यहाँ क्या केवल 5 यूनिट की क्या हुई, कमी आई। यहाँ की कमी अगर देखोगे तो कितनी यूनिट की आ रही है, 5 यूनिट की आ रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो अब इसके संसाधन यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, जो व्यक्ति कुशल होगा वो ज़्यादा मशीनों का उत्पादन करता रहा होगा, तो यहाँ कितनी कमी आ रही है, 10 की कमी आ रही है। इसके बाद अपन तीसरा लेते हैं, चौथा डी। अपन ने यहाँ 3 लाख टन का उत्पादन किया, तो सीधी सी बात है मशीन के उत्पादन में क्या करनी पड़ेगी, हमको कमी करनी पड़ेगी। मान लीजिए 20 हो गए। इस प्रकार अगर ई लेते हैं, अपन ने यहाँ 4 लाख टन का उत्पादन किया, मतलब सारे संसाधन जो मशीन में लगे थे अपन ने कहाँ भेज दिया, गेहूं उत्पादन करने में, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब यहाँ कोई व्यक्ति काम करने वाला बचेगा ही नहीं तो क्या होगा, उत्पादन सीधी सी बात है शून्य हो जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा वह वक्र है जो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है। संयोग मैंने बताया, अगर आप गेहूं का 0 उत्पादन करते हैं तो मशीन का उत्पादन अधिक मात्रा में कर सकते हैं। संयोग एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। यदि आप इन संसाधनों का उपयोग यहाँ करोगे, यहाँ कुछ संसाधन ले आए, तो यहाँ सीधी सी बात है कि आपकी कमी आएगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और संसाधन जो यहाँ काम कर रहे थे उनको आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो कुछ और कमी आ जाएगी। इसी प्रकार अगर पूरे संसाधन जो मशीन में काम कर रहे थे आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगी, यहाँ आपका उत्पादन शून्य हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सीमित संसाधन है। असीमित संसाधन के द्वारा ही क्या करना है, अपने को उसकी पूर्ति करनी है। तो जब सीमित संसाधन है, अपन ने संसाधनों को ट्रांसफ़र किया तो जिस जगह से अपन ने संसाधन हटाए उधर का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये बताता है उत्पादन संभावना वक्र उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या होता है, संभव होता है। पूर्ण रोजगार का मतलब भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा मान के अपन चलते हैं कि हर व्यक्ति क्या है, रोजगार में लगा हुआ है। सभी व्यक्तियों के पास क्या है, काम है। अब सभी व्यक्तियों के पास काम है और वही व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, उत्पादन में कमी आएगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। तो ये बात रही उत्पादन संभावना वक्र। अब उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से बनता है, ग्राफ में अपन किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन वह देखते हैं। देखिए, अगर अपन मशीन का उत्पादन लेते हैं, इधर अपन यहाँ 0 ले लिए, 10, 20, 30, 40 और 50। अब अपन यहाँ लेते हैं गेहूं का उत्पादन। यहाँ अपन ने क्या लिया, इधर मैं लिख देता हूँ मशीन, और यहाँ अपन ने क्या लिया, गेहूं। 1, 2, 3 और 4, 0 तो यहाँ है ही। अब देखिए यहाँ अपन ने ले लिया गेहूं। अब चलिए समझते हैं। अब देखिए, जब आप गेहूं का 0 उत्पादन करते थे तो मशीन का कितना उत्पादन होता था, 50, यानी 0 उत्पादन पे मशीन का जो उत्पादन होता था कितना होता था, 50,000 मशीनों का उत्पादन होता था। जब आपने क्या किया, गेहूं का उत्पादन चालू किया और 1 यूनिट मतलब 1 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया तो मशीनों का कितना उत्पादन हुआ, 45। मतलब अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, गेहूं में 1 लाख टन का उत्पादन हुआ और यहाँ क्या हो गई, कमी आ गई। मतलब जो आपका कर बनेगा वो कहाँ पास बनेगा, यहाँ पास। अब तीसरा पॉइंट है, जब आपने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया, 2 लाख टन किया तो आपका क्या हुआ, यहाँ का उत्पादन 35 हो गया। यहाँ का उत्पादन क्या हो गया, 35 हो गया। इसी प्रकार जब आपने 3 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ कमी आएगी तो कितना हो जाएगा आपका, 20। और जब आपने 4 यूनिट उत्पादन किया तो यहाँ कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ तो मतलब जो वक्र बनेगा आपका वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपका वक्र बनेगा। मतलब ऊपर दाएं से बाएं की ओर गिरता हुआ। कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से बनता है, तो ऊपर दाएं से बाएं की ओर क्या हुआ, गिरता हुआ बनता है। अब देखिए, यदि अपन संसाधनों को बढ़ाते हैं, संसाधनों क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जब संसाधन को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। मतलब वक्र किस प्रकार से बनेगा, आपका वक्र आगे की तरफ हो जाएगा। ये उत्पादन बढ़ने का क्या बताएगा, आपका सूचक होगा। मान लीजिए आप उत्पादन में कमी करते हैं, उत्पादन में क्या आती है, आपके कमी आती है, या संसाधनों में कमी करते हैं तो आपका वक्र क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये अधिक होने पर, संसाधन यदि अधिक है और यदि संसाधन कम है तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका वक्र बनेगा। ठीक है, पर यह प्रश्न नहीं पूछा जाता आपसे, केवल ये पूछा जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से बनता है। तो मेनली आपको ये समझाना पड़ेगा। तो ये बात रही उत्पादन संभावना को किस प्रकार से अपन तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं भी समझ लेते हैं। इसकी विशेषताएं भी क्या है, कई बार पेपर में पूछी गई है, कौन कौन सी इस पे विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए अपन विशेषताओं को समझते हैं। इसमें पहली विशेषता तो यही है, उत्पादन संभावना वक्र जो किस प्रकार से बनता है, बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता हुआ। ये वो क्या है, बाएं से नीचे दाएं की ओर क्या है, गिरता हुआ, बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता। तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी, इसको मैं रब कर देता हूं,
तो पहली विशेषता इसकी बनेगी उत्पादन संभावना वक्र ऊपर बाएं से दाएं की ओर गिरता है। जैसा कि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बाएं से किस तरफ गिरता है, दाहिनी तरफ गिरता है। तो पहली विशेषता इसकी यह हो गई। और इसकी जो दूसरी विशेषता है उत्पादन की स्थिति, उत्पादन की स्थिति को स्पष्ट करता है। देखिए अपन बता रहे हैं कौन सा है। इसकी दूसरी विशेषता है आपकी चुनाव की समस्या का निराकरण। तो ये क्या है, इसकी दो मुख्य रूप से विशेषताएं हैं कि इससे क्या होती है, जो चुनाव की समस्या है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब अपन चुनाव सही तरीके से कर सकते हैं कि किस वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में करें। इसकी कुछ और विशेषताएं उसको भी अपन समझ लेते हैं। तो दो विशेषताएं मैंने अभी आपको बताई। पहला, उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ, बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ। दूसरी समस्या चुनाव की समस्या का निराकरण। और तीसरी है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर। तीसरी है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु से मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर नतोदर। मूल बिंदु की ओर नतोदर। तो क्या होता है मूल बिंदु की ओर, मतलब मूल बिंदु से नीचे की ओर क्या होता है, गिरता है। जो उत्पादन संभावना वक्र है वो आपका मूल बिंदु से किस तरफ गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। तो ये आज अपन ने मेन टॉपिक पढ़ा, उत्पादन संभावना वक्र। यह जो टॉपिक है कई बार पेपर में क्या है, पूछा जा चुका है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, ग्राफ के द्वारा समझाइए, या इसकी मान्यताएं कौन कौन सी होती हैं उसको समझाइए। अब अपन अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे कि अवसर लागत क्या होती है। चलिए अपन समझते हैं अब अवसर लागत क्या होती है। पहली स्लाइड में अपन ने समझा उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसके विषय में अपन ने ग्राफ के माध्यम से उसकी कौन कौन सी मान्यताएं होती है समझे। अपन समझते हैं अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत को समझने के लिए उसकी पहली परिभाषा पढ़ते हैं, क्या होती है अवसर लागत। देखिए लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सीधी सी बात है। आप समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र में
परिभाषा जब मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में जो सीमित संसाधन होते, मैंने बताया साधन क्या है, सीमित है। असीमित साधन से ही क्या करना है, हमको अधिकतम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अवसर लागत होती क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई किसान है, इस किसान के पास ये भूमि है। आप सभी को पता है कि सभी के पास भूमि क्या है, सीमित मात्रा में है, किसी के पास असीमित मात्रा में नहीं है। चाहे जितनी भी अधिक भूमि हो वो क्या है, सीमित ही है। अब भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसको ना आप तो बढ़ा सकते हो ना ही क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। जितनी है उतनी ही रहेगी। अब एक किसान है, उसके पास ये भूमि का टुकड़ा है। अब इस भूमि पर वह क्या करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। अब समझते हैं, मान लीजिए यह किसान इस भूमि में अगर गन्ने की खेती करता तो मान लीजिए उसको 60,000 रुपए मिलेगा। और यदि इस भूमि में वह गेहूं की खेती करता है तो उसको 40 या 50,000 रुपए मिलेगा, मान लेते। भूमि का टुकड़ा तो एक ही, इसके पास जो अपॉर्चुनिटी, दो अवसर है। एक अवसर है तो गन्ने की खेती कर सकता है इस भूमि में, एक अवसर है गेहूं की खेती कर सकता है। ठीक है। अब अपन सोचते हैं कि यदि वह किसान इस भूमि में गन्ने की खेती करता है तो क्या करना पड़ेगा, उसे किसी न किसी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। अगर यदि यह किसान इस खेत में गन्ने की खेती करेगा तो गन्ने की खेती करने के बदले उसे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब परिभाषा को समझिए, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा होती है। एक वस्तु अपने पास गन्ना है और दूसरी वस्तु क्या है, गेहूं। अब आप बात को समझिए, यदि वह इस खेत में गन्ने की खेती करता है तो गन्ने की खेती करने में उसे क्या करना पड़ेगा, गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। मतलब इस खेत में अब वो गेहूं की खेती नहीं कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी थी, ये समझ में आती है। मतलब क्या हुआ, यदि वह इसमें गन्ने की खेती करेगा तो उसको 60,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा अवसर है वो 50,000 रुपए को उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यही इसकी परिभाषा क्या कर रही है, बता रही है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था मैंने बताया कि इसके क्या है, संसाधन सीमित है। संसाधन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, भूमि, श्रम, साहस। भूमि, श्रम, साहस और जो कहते हैं श्रम। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 4 संसाधन होते हैं और 4 संसाधनों के माध्यम से क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है। तो यदि वह किसान इस खेत में गन्ने की खेती करता है तो यहां पर वह गेहूं की खेती नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, उसके पास साधन सीमित है। असीमित साधन में क्या करना है, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अब सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति होगा कि जिसको आय अधिक प्राप्त होगी जिस साधन से, वही कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ गन्ने से उसे 60,000 रुपए मिल रहा है और गेहूं से केवल 50,000 रुपए मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, वो किसका चुनाव करेगा, गन्ने की खेती का। और कितना रुपए कमाएगा, 60,000 रुपए कमाएगा। ठीक। अब बात समझते हैं दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि वह आधे खेत में गन्ने की खेती कर ले और आधे खेत में गेहूं की खेती कर ले, शुगर केन। ये पॉसिबिलिटी भी, यदि आधे खेत में वह गन्ने की खेती करता है और आधे खेत में किसकी खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, तो यहां भी क्या है, समस्या है। क्योंकि इसे आधे गन्ने का त्याग करना पड़ेगा। किस कारण से त्याग करना पड़ा, सीधी सी बात है, उसके पास क्या है, साधन सीमित है।
यदि उसके पास असीमित संसाधन होते, भूमि और अधिक मात्रा में होती, तो क्या होता? सीधी सी बात है, दूसरी जगह गेहूं खेती कर लेता और वहां से भी क्या होता? पैसा कमा लेता। लेकिन क्या है, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीमित साधन है। असीमित साधन के द्वारा ही क्या करना है अपने को? असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो सीधी सी बात है, वहां क्या करना पड़ेगा? हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी। मतलब अपन किसी एक चीज का उत्पादन नहीं कर सकते, हमें किसी न किसी का त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी होता है। अर्थव्यवस्था में बजट के माध्यम से जो भी पैसा आता है सरकार के पास, सरकार उस जगह पर खर्च करती है जहां से उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, वह जो आवश्यकताएं आवश्यक हैं। कुछ आवश्यकताओं की बाद में भी क्या की जा सकती है? पूर्ति की जा सकती है। जैसे जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी हमारे भारत देश में कृषि की, खाने पीने की समस्या थी। तो जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, तो पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी 1951 में, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो किस में दिया गया था? कृषि पर ध्यान दिया गया था। क्योंकि सबसे मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की, क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी पड़ती है? रोटी की। तो सबसे ज्यादा ध्यान उसमें किसमें दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि में दिया गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार से जब द्वितीय पंचवर्षीय आई तो वहां फिर इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री से कपड़े का उत्पादन, फिर आगे इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं में क्या होता गया? देश में प्रगति आती गई। मतलब जिस प्रकार से क्या होता है, सरकार के पास पैसा आता है, क्योंकि साधन क्या है? सीमित। उन्हीं सीमित संसाधन से क्या करना है अपने को? इस देश की आवश्यकताओं की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो ये बात रही अवसर लागत की। अवसर लागत क्या होती है कि एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा है। यदि अपन गन्ने का उत्पादन करते हैं तो हमें गेहूं का त्याग करना पड़ेगा, मतलब अपन गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और यदि हम आधे खेत में गन्ने का उत्पादन करते हैं और आधे खेत में किसका उत्पादन करते हैं? गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें आधे गन्ने का मतलब 30,000 का गन्ना उत्पादित होगा और गेहूं क्या होगा? 25,000 का उत्पादित होगा। आई बात समझ में? तो आधा आधा दोनों क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना? उत्पादन संभावना वक्र में अपन ने क्या पढ़ा? उत्पादन संभावना वक्र में अपन ने पढ़ा कि साधन सीमित होने की वजह से हमारे पास जो भी आया उसका बंटवारा हम किस प्रकार से करें कि हमें आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत में जब हम किसी एक वस्तु को अपनाते हैं साधन सीमित होने की वजह से, तो दूसरी वस्तु का हमें क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। ये क्या कहलाती है? आपकी अवसर लागत। अब अपन अवसर लागत के महत्व के विषय में पढ़ते हैं। अवसर लागत का महत्व क्या होता है? देखिए, अपन समझते हैं अवसर लागत में कौन कौन से महत्व होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण महत्व है वह है उत्पत्ति साधनों के वितरण में सहायक। उत्पत्ति साधनों के वितरण में सहायक। समझते हैं उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं। मैंने बताए 4 साधन हैं। पहला भूमि, दूसरा साधन है आपका भूमि के बाद पूंजी, पूंजी के बाद श्रम, श्रम के बाद साहस। अब देखिए उत्पत्ति के साधन के वितरण में सहायक। अगर हम कोई भी व्यापार करते, कोई भी कार्य करते, तो इन सभी की आवश्यकता होती है। जब तक भूमि नहीं होगी तो कोई कार्य अपन कर नहीं सकते। भूमि है तो उसमें पूंजी लगाना पड़ेगा। भले हम खेती का ही कार्य करें, खेती भी करेंगे, जब भूमि होगी तभी खेती होगी। पूंजी लगाएंगे, किसी भी चीज़ को बोने के लिए खर्च करना पड़ेगा, उसमें श्रम लगेगा, जो व्यक्ति वहाँ काम करेंगे। उसके बाद जो व्यक्ति साहस करेगा उसको लाभ भी हो सकता है या हानि भी हो सकती है। मतलब 4 साधन तो चाहिए किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए। अब इनका भुगतान कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। भूमि के लिए हमें क्या देना पड़ता है? लगान। लगान यानी होता है रेंट। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो अंग्रेज ब्रिटिशर लोग रहते हैं क्या लेते हैं? भारत के व्यक्तियों से या राजा लोग लगान लेते हैं।
लगान में क्या होता है, उनसे जो भी गेहूं उत्पादित होता है उससे आधे से ज़्यादा ले लिया जाता है। बोल रहे हैं हम आपसे क्या ले रहे हैं, लगान यानी टैक्स ले रहे हैं। तो भूमि के बदले हमें क्या देना पड़ता है, लगान। मान लीजिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसने साहस किया, उसकी स्वयं की भूमि नहीं हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो जिस व्यक्ति की वह भूमि लेगा उसे क्या देना पड़ेगा, उसके बदले लगान देना पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर है आपका पूंजी। पूंजी में क्या देना पड़ता है, ब्याज, इंटरेस्ट। कैपिटल के बदले क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने साहस किया है व्यापार करने का, पूंजी लगाने का, वह व्यक्ति पैसा व्यापार में ना लगाता, किसी दूसरी जगह पर लगाता, तो क्या होता, उसको ब्याज तो मिलता। मान लो किसी को दे ही देता तो क्या होता, उसको ब्याज की प्राप्ति होती। तो उसके पूंजी के बदले क्या भी निकाला जाता है, उसमें ब्याज। श्रम, श्रम में क्या होता है, जो व्यक्ति उसमें कार्य करता है, श्रम को क्या चाहिए होता है, वेतन, सैलरी। और इसके बाद जो साहस करता है, जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया, साहस किया, उसको भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लाभ के लिए चाहिए होते हैं, प्रॉफिट के लिए वो भी क्या करता है, काम करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों का बंटवारा किया जाता है। तो ये पहला महत्व रहा, उत्पत्ति साधन के वितरण में सहायक साधनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति को इनकम या आय हो सकती है। अपन दूसरे फैक्टर पर चलते हैं। दूसरा है लागत में परिवर्तन की व्याख्या। लागत में परिवर्तन की व्याख्या क्या होती है, इसको अपन समझते हैं। आपको आगे चलकर लागत का एक चैप्टर मिलेगा, वो बताया जाएगा क्या क्या होता है लागत में परिवर्तन की व्याख्या ये लागत में परिवर्तन की व्याख्या क्या होती है, इसको समझते हैं। क्या होता है, जब हम कोई कार्य अल्पकाल के लिए करते हैं, छोटे समय के लिए करते हैं, जब कोई काम छोटे समय के लिए किया जाता है और अपन पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या होता है, लागत बहुत अधिक आती है किसी वस्तु की। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको घर में कोई मेहमान आया और आपको मेहमान क्या करना है, मेहमान को समोसे खिलाना है, तो आप 4 समोसे बनाने के लिए तुरंत आटा खरीदने, बाहर से आलू वालू खरीदने नहीं जाएंगे। 4 समोसे क्या करेंगे, आप किसी दुकान से क्रय कर लेंगे, खरीद लेंगे, क्योंकि अगर आप उसको बनाने बैठेंगे तो आपकी लागत क्या हो जाएगी, बहुत अधिक आ जाएगी। पता चला 20 रुपए में आना है, 50 रुपए के समोसे आप लेके रखें, 50 रुपए आपकी लागत आ गई, समोसे कितने में आ गए, 20 रुपए में ही आ गए। इसी प्रकार से जब हम कोई काम छोटा करते हैं, छोटी सेक्टर पे करते हैं, तो क्या होती है, लागत उसकी अधिक आती है। और यदि हम किसी कार्य को बड़े रूप में करते हैं या दीर्घ समय के लिए करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, तो लागत क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। ठीक है ना। कई प्रकार की लागत आपको पढ़ने को आगे मिलेगी, सीमांत लागत, कुल लागत, ठीक है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। इसके बाद जो तीसरा इसका महत्व है वो है लागत ज्ञात करने में सहायक। लागत ज्ञात करने में सहायक। अब लागत ज्ञात करने में सहायक क्या है, इसको समझते हैं अपन। कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु के उत्पादन करने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य रहता है कि उस वस्तु की लागत कितनी है। अगर मान लीजिए कोई फर्म इस मार्कर का ही उत्पादन करती है, तो जब तक वह फर्म इस मार्कर की लागत का ज्ञान नहीं होगा कि ये मार्कर कितने में बन के तैयार हुई, तब तक उसको बेच नहीं सकता। भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो किस उद्देश्य से करता है, लाभ के उद्देश्य से करता है। ठीक है, तो जब लाभ के उद्देश्य से हम कोई कार्य करते हैं तो अपन उसकी लागत के विषय में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि उसकी लागत महत्व कितनी आई। ठीक है ना। अब लागत के आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी कीमत तय करते हैं। इसी प्रकार से अपन जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें लागत क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। मैंने आपको बताया कि जब कोई काम हम छोटे समय पर करते हैं, छोटी के लिए करते हैं, छोटे समय के लिए करते हैं, तो क्या होती है, लागत बढ़ जाती है। यही कार्य हम दीर्घ काल में करते हैं तो लागत क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम आने लगती है।
ठीक है। तो आज अपन ने महत्वपूर्ण 2 टॉपिक पढ़े, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत। ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक पेपर में 100% आता है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को आप लोग बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।